नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने बचपन से अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। इनकी उम्र काफी अत्यधिक नहीं है, लेकिन इस उम्र में इन्होंने अपने मेहनत के बदौलत जो मुकाम हासिल किया है, यह काबिल तारीफ है। हमारे साथ बैठे हैं हमारे परम मित्र दिनेश कुमार जी। आपको हम मिलाते हैं दिनेश कुमार से और इन्हीं के जुबानी हम जानेंगे इनके आज तक के जीवन की कहानी और साथ ही इन्होंने जो आज तक मुकाम हासिल किया है, कितना संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया है, कितना कठिनाइयों का इन्होंने और कितनी मुश्किलातों का सामना किया है, इन सारी चीजों से हम रूबरू होंगे। तो आप बन रहिएगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। दिनेश कुमार जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम जानना चाहेंगे कि आप इस मेडिकल क्षेत्र को कैसे चुना आपने? शुरुआत कहाँ से की? आपके जीवन में कौन-कौन से कठिनाइयाँ आया? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? इन सारी बातों के बारे में आप विस्तार पूर्वक हमें जानकारी प्रदान करें, ताकि हमारे इस चैनल के माध्यम से व्यूअर्स समझ सकें कि इस प्रकार से जब किसी के जीवन में मुश्किलात आते हैं, तो किस प्रकार से अपने आप को खड़ा कर पाएँगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूँ, हकीकत चैनल को स्वागत करता हूँ। राकेश जी, आपको तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं, आप और आपके फैमिली सबको बचपना से जुड़ा हुआ रिलेशन है, हुँ, संबंध है। जब ये चीज़ें बयाँ करना होता है ज़िंदगी के बारे में, हुँ, तो शायद हमारी जीवन वृतांत है अभी तक जो हमने अपने बचपन से लेकर अभी तक जो संघर्ष किया है, अगर मैं अपनी जुबान से बयाँ करूँ तो शायद आपके दर्शक भी उस चीज़ को सुन कर के रोंगटे खड़ा कर लेंगे। उनके रोम-रोम से मतलब एक तरह से क्या बोला जाता है कि ज्वाला भड़क उठेगा अंदर मतलब से। जुनून का एक ज्वाला भड़क जाएगा। हुँ, मैंने उस जगह से उठा हूँ, उस जगह से चालू किया हूँ, हुँ, हुँ, वहाँ से आजकल के युवा जिस डिजिटल दुनिया में हुँ, हुँ, हमें नहीं लगता है कि इतना संघर्षशील और मेहनत करके आगे बढ़ पाएँगे। हुँ, हुँ, चूँकि आजकल के जितने भी युवा हैं, हुँ, हुँ, वो सबका एक अलग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। हुँ, हुँ, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, डिजिटल दुनिया है, पहले से बना-बनाया मिल ब रहा है सब लोगों को, हुँ, हुँ, तो वो चीज़ें अनुभव नहीं कर पाएँगे, शायद जो हम कर पाए हैं। हुँ, तो हम स्टार्टिंग से या शुरुआत से कहें, तो हम उस कहानी को बयाँ करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप हर कदम पे फेल्योर और सक्सेस लिखा हुआ है। बिल्कुल। वो सिर्फ़ हम महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को, हुँ, ऐसे तो हम बता नहीं पाते हैं किसी को, हुँ, हुँ, लेकिन अगर आपके माध्यम से अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर उस चीज़ को बयाँ करना चाहें, हुँ, हुँ, तो कृपया अपने व्यूअर्स को बताइए कि अपने दिल थाम करके बैठे हुँ, और सुनें। बिल्कुल, दिल थाम करके तो बैठेंगे व्यूअर्स। हमारा कहानी है बचपन से, जब हमारे जो गार्जियन हैं, मेरे पिताश्री हैं, माताश्री हैं, हुँ, हुँ, उन्होंने जब जैसे हमारे दादाजी थे, दादाजी हमारे दादाजी के 5 लड़के यानी हमारे पिताजी 5 लड़के हैं, हुँ, मेरे पिताजी 5 भाई हैं। हुँ, पिताजी 5 भाई हैं, 5 भाई में पिताजी सबसे बड़े हैं हुँ, और बड़े होने के नाते एक कहावत है कि जो सबसे बड़ा होता है, वो सबसे आखिरी में खराब होता है, हुँ, संबंध के मामले में। क्योंकि बड़ा भाई का एक मतलब होता है, जो अपने से छोटे लोग होते हैं, उनको सँभाल करके चलना और उन लोगों को देखभाल करना। हुँ, क्योंकि जो भी बड़ा भाई होता है परिवार में, हुँ, उसके ऊपर सारी ज़िम्मेवारियाँ आती हैं और वो ज़िम्मेवारी के चलते, ज़िम्मेवारी की वजह से वो खुद को या फिर परिवार की नज़र में गिर जाता है, क्योंकि वो बुरा लगने लगता है, हुँ, जब छोटे बच्चों को प्यार मिलने लगता है। तो हमारे भी कहानी, हमारे पिताजी का यही कहानी रहा है कि हमारे चाचा जो लोग थे, 5 भाई थे। हुँ, 5 भाई में मेरे पिताजी सबसे बड़े हुए हुँ, और बड़े होने के नाते वो सारा ज़िम्मेवारी घर के चलाएँ। हम तो ख़ैर उस अपने उम्र के जो जब से होश हुआ तब से मैं देख रहा हूँ। हुँ, लेकिन जब मेरा होश हुआ है, उसके बाद मैं पिताजी को वहाँ पाया हूँ, जहाँ उस चीज़ को अनुभव मैं करूँगा तो शायद मेरे आँख से आँसू आ जाएँगे। हम उस चीज़ को बयाँ करूँगा, हुँ, हुँ, बट अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हुँ, हमारी जहाँ तक सोच, हमारी यादें जहाँ तक जा पाएगी। शुरुआत में हमारे पिताजी जब परिवार में एक साथ थे, तो उस समय हमारे दादाजी हुँ, हमारे पिताजी को अलग कर दिए घर से।
उस समय हमारे पिताजी के पास न रहने के लिए घर था और न खाने के लिए दाल चावल या कुछ भी। कोई अन्न यहाँ नहीं तक था। के कोई सपोर्ट नहीं था मेरे परिवार का और मेरे पिताजी के पास। जब कोई सपोर्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि एक आदमी, यानी हम लोग 3 भाई और 1 बहन, 4 हैं, और एक मेरी माँ, 5 लोग और मेरे पिताजी, ठीक है, 6 लोग। मतलब 6 लोग का परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और उस मुश्किल में पढ़ाई लिखाई कराना 3 बेटों का, यानी 3 बेटा 1 बेटी, 4 लोगों का पढ़ाई कराना बहुत मुश्किल है। हमें नहीं लगता है कि आज के डेट में जो बंदा एकदम बेरोजगार है, जिसके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, जीरो बैकग्राउंड है, यहाँ तक कि उनके कोई गार्जियन सपोर्ट नहीं किए हैं, तो वो आगे सरवाइव कर पाएंगे। हमें नहीं लगता है आज के डेट में ऐसा कोई सरवाइव करने वाला है। काफी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जब पिताजी को अलग किया गया है तो उनको न खाने के लिए कोई बैक सपोर्ट दिया गया, धान चावल, ना ही खेत दिया गया। पिताजी खुद मजदूरी करके, या जो भी कहिए अपने हिसाब से लेबर मजदूरी करके, उस हिसाब से जो भी उन लोगों से बना, पिताजी से बना, जो भी माताजी से बना, उन्होंने अपना हम लोग का भरण पोषण किया। हमारे माताजी कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आता था कि जिस समय घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो गांव के ही 1-2 लोग ऐसे हैं, मैं नाम पर्सनली नहीं लूंगा, वो चुप्पे से आकर के हमारे माताजी को रोटी देते थे और चावल देते थे कि आप लोग बना करके अपने बच्चे को खिला लीजिए। ऐसा महसूस होता था। तो उसके बाद ये कहानियां बहुत पुराना है, बहुत हमने सुना है उस चीजों को, देखा तो मैं उस समय से ही देख रहा हूँ और अभी तक मैं देख भी रहा हूँ, है ना। आराम आराम से। मैं मुश्किल का घड़ी है, और जब इस प्रकार के समस्याएं परिवार झेलते हैं, उसे याद जब करते हैं हम, तो आंख से आंसू आ ही जाता है। लेकिन सहानुभूति है। लेकिन जिस समय से शुरुआत हुई है उस दौर का, हम लोगों का पढ़ाई या पिताजी का जितना बना, पिताजी खेती करके, मजदूरी करके हम लोगों को यथासंभव जितना पढ़ाएं, हम लोग को पढ़े। और जब पिताजी से नहीं बना तो हम लोगों ने खुद से सरवाइव करने का सोचा। यहाँ तक कि पहली बार मेरे भैया ने इसका कदम उठाया। उन्होंने परिवार के चलते अपनी पढ़ाई को बलिदान दिया कि अगर मैं पढ़ूंगा तो हमारे आने वाले 2 भाई और 1 बहन नहीं पढ़ पाएंगे। हमने शुरू में बोला कि बड़ा भाई होने, एक गार्जियन भी होते हैं और एक तरह से सबसे पिता के बाद का दर्जा दिया जाता है भाई को। तो भाई ने बलिदान दिए पढ़ाई का। भाई कमा करके, अब पिताजी कमाने वाले, फिर बड़े भैया कमाने वाले हो गए, 2 लोग हुए। 2 लोग के बाद फिर उसके बाद हमारे मंझले भाई हैं। मंझले भाई ने भी पैसे के अभाव में, चूंकि दिन पर दिन शिक्षा महंगा होते जा रहा है, और सरकारी स्कूल में पढ़ करके हमें नहीं लगता है कि कोई बच्चा गांव देहात से जो आया है वो सरवाइव कर जाएगा आज के डेट में। मुश्किल है, क्योंकि पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल जरूर है, लेकिन सरकारी स्कूल में वो शिक्षा नहीं दिया जाता है जो आज के डेट में टेक्नोलॉजी युग में चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। आज भी गुणवत्ता शिक्षा भाव है। आज भी अच्छे जो पढ़े लिखे हैं अगर पैसे वाले ही पढ़े लिखे हैं ज्यादातर, कम अगर जो पढ़े लिखे बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो गरीब घराने से आते हैं, जो खेती मजदूर करने वाले बच्चे, उनके मजदूरी करके बाप मतारी पढ़ाते हैं, तब जाकर के एक अच्छा एजुकेशन मिलता है उनको। तो उसके बाद मेरे मंझले वाले भाई भी पढ़ाई को बलिदान दिए, सिर्फ इसलिए कि हमारा परिवार सरवाइव कर सके, हमारा परिवार आगे बढ़ सके, हमारा परिवार आगे चल सके। ठीक है। उसके बाद मंझले भाई ने भी डिसीजन लिया कि नहीं, हमारा परिवार भी यहाँ से सरवाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने भी डिसीजन लिया कि हमें भी घर की सपोर्ट के लिए या फैमिली को सपोर्ट के लिए, क्योंकि उसमें रहने के लिए घर भी नहीं था मेरे पास। हमारे पिताजी ऐसे जैसे झुग्गी झोपड़ी होती है ना, हमारे दादाजी एक जमीन दिए थे, 1 कट्ठा जमीन दिए हैं, वो हमारे गांव के ही, मैं तो नाम नहीं लूंगा विस्तार से, उनके नाम पे आज भी जमीन है। वो भी मेरे पिताजी के नाम से आज भी जमीन नहीं है। उस जमीन पे आज भी मेरा घर है।
जहाँ पे मेरे पिताजी आज झुग्गी झोपड़ी लगा करके रहा करते थे। बरसात के समय जो भी होता था बहुत मुश्किल होता था। आप समझ सकते हैं कि खेत में बरसात के समय कैसे झोपड़ी बना करके, झुग्गी झोपड़ी बना करके आदमी रह सकता है। काफी मुश्किल भरा समय होता है। हमने सुना आपका काफी दर्द भरा कहानी है आपके बचपन का। पिताजी ने काफी झेला है, आपकी माँ ने काफी झेला है, तब जाकर के आप 4 भाई बहनों को उन्होंने पाला है। हमारी सहानुभूति है प्रारंभ से अब तक, और जब तक हम रहेंगे तब तक आप यूं ही अपने जीवन में मुकाम हासिल करते रहें। हम यह जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा दीक्षा क्या है, कितना आपने पढ़ाई किया है, और बीच में यदि आपने पढ़ाई छोड़ा तो क्यों छोड़ा, आखिर समस्या क्या हुई? आप मेडिकल लाइन में आपका इंटरेस्ट कैसे जगा, और पढ़ाई के दरमियान ही आपने इस क्षेत्र को कैसे चुना? आपको उत्प्रेरणा कहाँ से मिला? किनके माध्यम से आप इस क्षेत्र में आए? कौन आपके लिए मार्गदर्शक बना? कौन रास्ता अख्तियार किया? कौन मार्ग प्रशस्त किया कि आप इस क्षेत्र में आए? जब जीवन की शुरुआत होती है तो एक स्टेप कहानियां बन जाती है, और आज के डेट में वो चीजें पूरी तरह से याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है। बट हम शुरू में ही मैंने बोला था कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे चीजें आएंगे वो रियलिटी आएगी। इसमें कोई 1% का फेक नहीं है। जो हमने जीवन का बारे में अनुभव किया है, जहाँ से शुरुआत किया है। आपने शिक्षा के बारे में पूछा, आपने मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट के बारे में पूछा। तो शिक्षा शिक्षा और मेडिकल, हमारी मेडिकल तो थोड़ा सुन पहले और हम जाते हैं। जब हम 7वां क्लास 6ठा क्लास से पहले एक समय की ऐसी बात थी कि हमने बताया कि हमारे पिताजी बहुत पुअर फैमिली से, जीरो बैकग्राउंड से आते हैं। तो उसी कंडीशन, उसी दरमियान में हमारे माताजी का एक बार बहुत ज्यादा इसको बोला जाता है कि सीरियस, जो एकदम मौत की आखिरी मुंह में झेल रही थी। तो उस समय कंडीशन यह था कि हमारी माताजी का जो बीमारी था, शायद आज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जान पाएंगे, एनीमिया एक बीमारी होती है जो शरीर में खून की कमी की वजह से होती है। तो हमारे माताजी पिताजी जो है एक रूरल एरिया से आते हैं, तो एनीमिया के बारे में उतना डीपली नहीं जानते थे। तो एनीमिया के कारण होता क्या है कि ब्लड की जो कमी हो जाती है शरीर में, खून की बहुत ज्यादा मात्रा कम हो जाती है। पेशेंट को क्या करना पड़ता है, मरीज को कि ब्लड डोनेट करना पड़ता है या खून बढ़ाने वाली दवाई देनी पड़ती है, तब जाकर के एनीमिया कवर होती है। बहुत मुश्किल होता है वो चीजें। तो उस कंडीशन में जब यहाँ पे जो लोकल आसपास में डॉक्टर है, औरंगाबाद में डॉक्टर है, या फिर जो भी है, डेहरी है, सासाराम है, पिताजी जो दिन भर काम करते थे और उसी पैसे से माताजी का दवा लेकर के आते थे। दिन भर काम करते थे, उसी पैसे से माताजी का दवा आता था। लेकिन इतना नहीं कमा पाते थे कि माताजी का दवा और हमारी शिक्षा, हमारे भाई का शिक्षा दोनों साथ में चल सके। हमने पहले भी बोला कि घर में अभाव के कारण हमारे बड़े भैया पढ़ाई को एक तरह से छोड़ा। मेरे मंझले भाई ने भी पढ़ाई को छोड़ा सिर्फ पैसे की वजह से या बैकग्राउंड नहीं होने की वजह से। आज बड़े भैया चाहे जो भी जहां भी हैं, मंझले भाई चाहे जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना भी पैसा नहीं होता था कि हमारे पिताजी हमारे माताजी को दवा ला करके शाम में दें और हमारे माताजी स्वस्थ हो। तो उस कंडीशन में यहाँ के डॉक्टरों ने लापरवाही का इल्जाम लगाया कि आप लापरवाही कर रहे हैं, दवा नहीं खा रहे हैं। बट एक आदमी आपको ये नहीं बोल सकता है कि हम पैसे के अभाव की वजह से दवा नहीं खा रहे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम दवा नहीं खा रहे हैं। अब उसमें कैसे डॉक्टर को बोला जाए कि हमारे पास पैसा नहीं है और उसकी वजह से हम दवा नहीं खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बोला भी जाता था, तो डॉक्टर लोग कुछ मदद भी करते थे। लेकिन आज के डेट में हर डॉक्टर मतलब वैसे नहीं होते हैं जैसे लोगों को मदद करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत मदद के नाम पे होता था, लेकिन उस तरह से नहीं। जो हमारी अंदर से कमजोरी है, जो हमारी मतलब बैकग्राउंड की कमजोरी है, पैसे की कमजोरी है, उसको दूर कर सके। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे फुआ फूफा या जो भी मतलब हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने एक सलाह दिया कि आप हमारे घर लाइए और हम उनको ट्रीटमेंट करेंगे।
तो उसके बाद हमारे माताजी को यहाँ से धनबाद ले जाया गया। उस समय की बात है जब 90 शायद 96-7 की बात है ये। 96-7 में ये हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे गए तो वहां पे डॉक्टर बोला कि इनको ब्लड की सख्त आवश्यकता है, ब्लड की सख्त आवश्यकता है और ब्लड देना पड़ेगा। तो अब यहाँ से पिताजी तो अकेले माताजी को लेके गए थे, हमारे चाचा लोग कोई ब्लड देने के लिए तैयार नहीं थे, दादाजी असमर्थ थे। और आज के डेट में गांव वाले भी ऐसे नहीं होते हैं जो आपको समय पे आने पे ब्लड डोनेट कर सके। इतनी भी मतलब अंदर से क्षमता नहीं होता है कि जो आपको ब्लड को डोनेट कर सके और आपकी जिंदगी को एक ये बचा सके। ऐसी मानसिकता आज के डेट में बहुत रेयर केस लोगों में देखने को मिलता है। वहां से हमारे कुछ रिलेटिव और थे जिनका मैं नाम उनका शायद मनीष चौहान नाम था उनका, दुनिया में है भी नहीं। बहुत कुछ दिन पहले वो एक्सीडेंट में शायद डेथ कर गए हैं। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ था कि हमारे माताजी को ब्लड की आवश्यकता थे और उन्होंने ही मतलब अपने ग्रुप में सर्कल में जो भी दोस्त यार थे संबंधित थे उन लोगों को 10 लोगों को बुलाए और बारी बारी से 10 लोग ब्लड का सैंपलिंग दिया। कुछ लोगों का ब्लड सैंपल मिला जो 3 से 4 या 5 यूनिट हमारे माताजी को ब्लड दिया गया, जिसके कारण हमारी माताजी को जान बच पाई। वहां से कुछ दिन तक इलाज करने के बाद फिर माताजी को वापस घर लाया गया कुछ दिनों के बाद। उसमें हमारे मंझले भाई और बड़े भाई एक गार्जियन के तौर पे यहाँ थे जो हमें खाना भी खिलाते थे, हमें सिखाते भी थे, पढ़ाते भी थे। गार्जियन जो भी हैं उन्होंने ही किया है दोनों। मंझले भाई तो मेरे बहुत अच्छे एक तरह से खाना भी बना देते थे हमारे घर के लिए, बर्तन भी धो देते थे। माता जी नहीं है तो वही करेंगे। उसके बाद माता जी को घर लाया गया तो उस समय हम लोग को इतना ज्ञान था कि हम बाजार पे जाएं और मेडिकल से दवा खरीद के लाएं। माता जी एक दिन बोले हमसे कि हमारे पास दवा नहीं है और मेडिकल शॉप पे जा करके दवा ले आइए। उसके बाद ऐसा हुआ कि हमें उसका जानकारी नहीं था। मैंने एक मेडिकल शॉप पे गया तो एनीमिया का बीमारी है, उसके अलावा और भी बीमारी था। शायद हमें अनुभव है उस चीज को, अब अनुभव हुआ उस चीज का जो बीमारी का। जब मेडिकल लाइन में आया तब अनुभव हुआ। तो उन्होंने जब हमने दवा के लिए गया तो दवा के लिए मना कर दिया कि नहीं आप पैसा घर से लेकर के आओ तभी हम तुम्हें दवा देंगे। तो उसमें मुझे तो उस चीज को आभास हुआ, बट हमने किसी तरह फिर उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप दवा दे दीजिए और पापा काम करने गए हैं, वहां से काम करके आएंगे तो हम आपको वापस फिर पैसा दे देंगे। तो उन्होंने नहीं माना, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं माना। फिर हमने वैसे ही वापस घर लौट गया और तकरीबन वही घर भी नहीं गया। तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद फिर घर पे गया मैंने। फिर माता जी पूछे दवा नहीं कि दवा लाए नहीं, तो उसमें उस कंडीशन में माता जी हमको मतलब गुस्से में 2-3 तबड़ा मार भी दिए। अच्छा कि दवा के लिए भेजे थे तुम, दवा क्यों नहीं लाया और तुम खेलने के लिए चले गए। तो वो मुझे इस चीज को एहसास हो रहा था। शायद बहुत दर्दनाक वह पल था सच में। इस प्रकार के जब किसी बच्चे के माँ या पिता के ऊपर गुजरता है और उसका जवाब शब्दों में नहीं होता है, माँ को आखिर क्या जवाब दे सकें, उस वजह से आखिर जवाब क्या देंगे, इससे बचने के लिए 2-2.5 घंटा बाहर बिताना पड़ा। माँ को लगा कि बच्चा भूल गया, खेलने चला गया। माँ का पिटाई आशीर्वाद समान है, वो मारी भी लेकिन बावजूद इसके जुबान नहीं खुल पाता है कि इस वजह से हम दवा नहीं ला पाए। उसमें तक ज्ञान था, मतलब ऐसा आभास था कि कोई आदमी डांट दे या बोल दे या कुछ ना दे तो एक अंदर से फीलिंग होता था, उतना अनुभव था। बिल्कुल, तो काफी मर्माहत करने वाला तो ये चीजें बात था। वहीं से प्रेरणा मुझे मिला है। अच्छा कि मुझे अगर मेडिकल लाइन में जाना है और एक दिन मेडिकल लाइन में ही जीवन गुजारना है और लोगों को मदद करना है, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो
जो ऐसे बीमारियों से प्रभावित हैं या फिर जो दवा के भाव में या पैसे के भाव में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। आज के डेट में मेडिकल लाइन के लोग व्यवसाय जरूर समझते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम उस पॉइंट से ही ऊपर उठ रहे हैं। उस चीज को शायद कोई अनुभव नहीं कर पाएगा। आज के डेट में तो लोग बोलेंगे कि ये सब फेक है या बनावटी फिर बातें हैं। बनावटी बातें हैं, लेकिन माता जी का बीमारी से जब मैंने जूझा और दवा नहीं मुझे मिला है, मैं उस चीज को सोचिए मैं कितना सालों से याद रखा हूँ उस वर्ड को, और वो सिर्फ एक वर्ड वो प्रेरणा दे गया। प्रेरणा दे गया और मेरे जीवन का सच्चाई बता गया। और मैं उस चीज को बहुत डीपली से आज भी जब एकांत में होता हूँ, जब अपने बारे में बैक सोचता हूँ, तो उस चीज मुझे रिपीट होने लगता है कि नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। बस उस चीज को मैं हमेशा जब भी थक हार जाता हूँ तो रिमाइंड कर लेता हूँ कि हमने शुरुआत कहाँ से किया था और क्या कारण रहा था उस चीज को शुरुआत करने के लिए। हमने मेडिकल लाइन में आने का वहीं से प्लान बनाया था, लेकिन हम बोले ना कि आज की डेट में ऐसा शिक्षा नहीं है कि जो आप एक अच्छा प्रोफेशनल मतलब काम कर सकते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड में जाइए, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में जाइए, बिना पैसे के नहीं हो सकता नहीं हो सकता है। बिल्कुल। हमने अब मेडिकल फील्ड में जब आने का सोचा तो मेरा दिमाग में उसी समय से घूम रहा है, चल रहा है, लेकिन जब मैं 6 क्लास में गया, 5वां बाद 6ठी क्लास में जब गया, मेरा दिमाग में वो भी चीजें रिमाइंड हो रहा था कि हमें एक टारगेट है कि हमें मेडिकल लाइन में जाना है। बिल्कुल। हम 6ठा क्लास से टारगेट में है, जो कि हमारे उम्र के लोग उस चीज को अनुभव नहीं कर रहे होंगे कि हमें 6ठा क्लास से ही हमको जाना है मेडिकल फील्ड में। हमने 6ठा क्लास में पढ़ा, 7वां क्लास से ही हमारे एक संबंधित डॉक्टर ही है, संबंधित ही बोला जा सकता है, उनसे हमने बात किया और 7वां क्लास से उनके डॉक्टर के पास रहने के लिए शुरुआत किया। अच्छा। यानी एज ए कंपाउंडर, जो डॉक्टर के असिस्टेंट होते हैं, हमने उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे सिखाइए, सुई देने के लिए, पानी बोतल चढ़ाने के लिए, या जो भी चीजें आपके यहाँ जानकारी मुझे मिल सकता है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट भी किया कि ठीक है, अगर तुम्हें 7वां क्लास में हो लेकिन तुम संभाल पाओगे, सब समझ पाओगे। हमने बोला सर हम समझ पाएंगे। 7वां क्लास में भी इतना बच्चा नादान नहीं होता कि जो नहीं समझ सकता है। तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है सर, आप मेरे पास आओ, हम तुम्हें इसका जानकारी देंगे, मेडिकल लाइन में कैसे होता है, क्या क्या चीजें होता है। शुरुआत वहीं से हुआ। मैंने प्रेरणा मतलब दिमाग में तो पहले से ही है, लेकिन 7वां क्लास जैसे ही गया, उसके बाद मुझे सीखने के लिए किसी डॉक्टर के पास हम चले गए। एक तरफ पढ़ाई, अच्छा, एक तरफ डॉक्टरी का पास सीखने के लिए, मतलब दोनों एक साथ पैरेलल। अच्छा, पैरेलल इसलिए कि ना हमें शिक्षा में बाधा है और ना ही मेडिकल लाइन में बाधा है। अगर शिक्षा में बाधा आता है तो हम मेडिकल लाइन को नहीं छोड़ेंगे, अगर मेडिकल लाइन में बाधा होता है तो शिक्षा को नहीं छोड़ेंगे। हमें एक पैरेलल दोनों को लेकर के चलना है आगे, ताकि हमारे पास और कोई तो आइडिया है नहीं, हमारे पास कोई बैकग्राउंड तो है नहीं कि हम कहीं जाएंगे। हमारे कॉपी, किताब, कलम या जो भी जरूरी चीजें होती थी, तो मैंने 7वां क्लास से ही मैंने जब सीखना चालू किया, तो मुझे कुछ दिनों के बाद, 2, 4, 6 महीने के बाद मुझे इंजेक्शन देने का या पानी चढ़ाने का चीजें जो है वो 10, 20, 50, 100 में मिलने लगे। तो हमने उस चीज को हौसला अफजाई किया और उसी चीजों से मैंने अपना फिर शुरुआत किया, खर्च अपना मेंटेन चालू कर दिया। फिर मैंने सोचा कुछ दिन के बाद, काम करने के बाद, कि नहीं, मैट्रिक क्लास में जब गया तो मैट्रिक क्लास पढ़ने के बाद मैंने पिताजी से खर्च लेना बंद कर दिया। जो भी वो अपना खर्च देते थे ट्यूशन, कोचिंग, इसके लिए, उसमें भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरा। हमारे एक शिक्षक थे, उनका शायद नाम हम नहीं बता पाएंगे। वो शिक्षक थे ऐसे कि मैंने जब वो पढ़ने के लिए बहस कर लिया स्कूल में, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो आकर के स्कूल में। हम लोग सर, आपका सरकारी स्कूल में जब पढ़ने के लिए हम जब आते हैं तो हम लोग सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ये नहीं कि हम यहाँ आए और आप टाइम पास करें, हम दिन भर बैठे हैं और जाएं। इससे अच्छा है कि हम किसी खेत में जाकर मजदूरी करें और अपना घर का खर्चा चलाएं। उससे क्या फायदा है, फिर हम आपके पास सुबह 10 बजे से 9 बजे से आकर के बैठेंगे और शाम 4 बजे घर जाएंगे, तो हम फिर क्या पढ़ाई करेंगे। तो उसमें एक शिक्षक जो थे वो हमें मदद किए, बोले कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो याद रखो तुम साइंस पढ़ना, और हम तुम्हें ट्यूशन फीस दे रहे हैं, और तुम जाकर के कहीं कोचिंग पकड़ो और कोचिंग पकड़ करके तुम पढ़ो।
वो शिक्षक ने मुझे हमें काफी दिनों तक पैसा दिए, यानी कि मैंने मैट्रिक भी किया और इंटर भी किया, वो पैसा देते रहे। जब जब उनसे मुलाकात होती थी वो आते थे, मुलाकात क्या मतलब वो खुद ही आते थे मेरे पास कि नहीं तुम पढ़ो, और वो मंथली का जो फी होता था वो एक साथ जोड़ करके दे जाते थे। तो शिक्षक का भी एक जीवन में योगदान रहा है, जो हमें प्रेरणा दिए कि तुम्हें पढ़ना है और पढ़ करके आगे जाना है। और उसके बाद हमने उस चीज को कंटिन्यू किया, इंटर भी किया। इंटर करने के बाद में फिर हमने ऐसे ही पढ़ते पढ़ते तो उस सिलसिला जो मेडिकल लाइन का वो चल ही रहा था। हमने एक जगह सीखे अच्छे से, जब जानकारी लिए तब फिर आगे बढ़े। उसके बाद फिर हमने कहीं और बड़े अस्पतालों में ज्वाइन किया। बड़े अस्पताल में ज्वाइन किया तो वहाँ पे कुछ मुझे पैसा वगैरह मिलने लगा, जैसे मैं कि मतलब वही स्टार्टिंग 2500 रुपये से मैंने शुरुआत किया था, ठीक है। तो 2500 रुपया से मैंने शुरुआत किया था, तो उसके बाद से मुझे और मदद मिला पढ़ाई में। तो मैंने फिर सोचा कि कुछ न ऐसा किया जाए पढ़ाई के लिए ताकि मुझे जीवन के लिए एक आधार बन जाए। और फिर मैंने एक दिन ऐसे ही मेडिकल लाइन में ही थे तो मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया, जो आपस में लोग जो बैठे हुए थे, जो बहुत सारे हॉस्पिटल में रहते हैं, कि क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए मेडिकल फील्ड में, या फिर क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ सलाह दिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो अच्छा सलाह दिए। उन्होंने बोला कि आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो, डॉक्टर तो बन नहीं सकते हो, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए आज के डेट में क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्वालिफिकेशन तो है नहीं। और दूसरी चीज, क्वालिफिकेशन के साथ साथ नीट क्लियर करना पड़ेगा, और नीट क्लियर करने के लिए तुम्हें ट्यूशन अच्छे जगह पे करना पड़ेगा, बड़े सिटी में जाकर करना पड़ेगा, उसके लिए काफी एक्सपेंसिव होता है। तो उसके बाद आप फिर क्या करोगे कि नीट क्लियर करोगे तब एमबीबीएस करोगे, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा साइंस से, या फिर जो भी चीजें नीट क्लियर करना पड़ेगा। हमें नहीं पता था उस समय, बट उन लोगों ने जैसा बोला वैसे मैंने समझा। तो उन्होंने एक शॉर्ट में सलाह दिया कि तुम कोई टेक्नीशियन या कुछ वोकेशनल कोर्स होता है मेडिकल क्षेत्र से, वो कर लिया करिए, ताकि आपको मेडिकल में आपको फ्यूचर में आपको सपोर्ट मिल जाएगा, आप लाइन से हटेंगे भी नहीं, और मेडिकल सपोर्ट में भी मिल जाएगा, और आपको उससे आने वाले दिनों में कम पैसे में अच्छा भी हो जाएगा। तो मैंने बी फार्मा का एडमिशन लिया। अच्छा, उन लोगों के सलाह पे हमने सिन्हा कॉलेज 2012 में, 2012 बैच का मैं स्टूडेंट हूँ, और वहाँ पे 2012 में एडमिशन लिए। एडमिशन लेने के बाद में तो कंटिन्यूसली जब एडमिशन लेने गए तो वहाँ पे जो शिक्षक थे उन्होंने बोला कि आप अगर बी फार्मा करना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाएगा, आप जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो आपको रिटर्न हो जाएगा। अच्छा। तो हमने वहाँ भी शिक्षक के बात पे ही एडमिशन भी कराया, और हमारा पूरा कोशिश था कि मतलब हम अपने से सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि महीना में 2000-3000 रुपये कमा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाएगा, 5000 रुपये 7000 रुपये हो जाएगा, तो 12-25-60 ईयरली उसमें काफी था। तो हमने हिम्मत जुटाया और एडमिशन लिया। उसके बाद पढ़ाई कंटिन्यू चला, एक साल तो मैंने पढ़ लिया, ताकि हम लोग को उम्मीद था कि हम लोग वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद फिर सेकंड ईयर में गया, तो सेकंड ईयर में गया तो सेकंड ईयर का जब एग्जाम होने लगा तो मास्टर जी टीचर पूछे कि आपका स्कॉलरशिप नहीं पास हुआ है। अच्छा। तो हमने बोला कि सर स्कॉलरशिप पास नहीं हुआ तो हम फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे, फी कहाँ से दे पाएंगे? फी कहाँ से दे पाएंगे? तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप कुछ अरेंज करो, और हम कुछ जो पेमेंट शेड्यूल है जो फी का, वो हम थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर देंगे, या आगे कर देंगे, तो एग्जाम सेकंड ईयर का दे दो। हमने उनकी बातों पे सेकंड ईयर का एग्जाम दे दिया। अभी भी मेरे पास डिग्री भी है। और उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में गया। तो थर्ड ईयर में गया तो फिर क्या हुआ, वही कहानी, आप पैसा दो। अब पैसा तो पिछले 60,000 तो मैंने दिया नहीं, फिर सेकंड ईयर का 60,000 दिया नहीं, 1,20,000 हो गया। अब थर्ड ईयर में गए तो थर्ड ईयर में फिर 60,000 आपको देना है। वहां से क्या कदम उठाएगा आदमी, जिसके पास खाने के लिए ठीक नहीं है, और जिसके पास जीरो बैकग्राउंड, कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं हुआ, तो फिर क्या कर सकते हैं? बैक होना पड़ा। तो वहां से हमने बी फार्मा के लिए मैंने बैक कर दिया। मतलब बी फार्मा कंप्लीट पैसे के अभाव में पूरी कंप्लीट हमने डिग्री, तो मेरा डिग्री भी आज भी बी फार्मा सिन्हा कॉलेज में है। आप जाइएगा, मेरे नाम से 2012 बैच का दिनेश कुमार निकलेगा, ताकि थर्ड ईयर तक का डिग्री आपको मिलेगा। फाइनल नहीं होगा। फाइनल ईयर का एग्जाम मैंने नहीं बैठा, इसीलिए कि हमें 1,80,000 रुपया
और ड्यूज हो पहले का गया। ड्यूज पेमेंट करना था, हम्म, और वो चीजें मैंने डिग्री छोड़ दिया वहीं पे, और आज तक सिन्हा कॉलेज फिर मैंने नहीं गया डिग्री लेने के लिए, ताकि हमें पैसा देना पड़े। हम्म, फिर वहां से बैक कर गया, और जो मेडिकल फील्ड से जो मेरा था, जो मेरा पर्पस था, उसको मैंने कंटिन्यू रहा। कंटिन्यू रखा। तो शुरुआत तो बहुत लंबा, अगर कहानी और बताएंगे तो बहुत आगे चला जाएगा। बस मेडिकल लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें भी बहुत स्टेप बाय स्टेप है। जो मैंने बोला माता जी का कहानी, उससे रिलेटेड बहुत सारे चीजें मैंने वर्क कर रहा है। जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उन लोग से भी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। जो लोग मतलब मेडिकल फील्ड से जो चीजें अभाव हो रही है, मैं उसको फुलफिल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कदम उठा रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं, और आगे भी बताएंगे आप लोगों को कि आगे क्या करने वाले हैं। बस इंतजार मतलब करिए। आपने जीवन में जो जो झेला, आपकी कोशिश है कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारे जानने वाले को झेलना ना पड़े, बिल्कुल। और कोई यदि झेल रहा है तो हम तक यदि बात पहुंचे तो हम अपने स्तर से उसको मदद कर सकें। मदद कर सके, अच्छा सोच है। बस यही है। इस सोच के लिए आपको बधाई है, और ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप ने जो सोचा है उसमें आपको मुकाम हासिल हो। चलिए, आपने जो अपना वृतांत सुनाया अब तक काफ़ी मार्मिक रहा। अब हम आगे बढ़ेंगे आपके करियर की ओर। आपने सर्वप्रथम प्रारंभ किया 7वीं 8वीं कक्षा में जब आप थे, तो विद्यालय और साथ में आपका चिकित्सा के क्षेत्र में जो आपका सीखने का लगन था वो दोनों एक साथ चला। तो उसके बाद आप रुके नहीं, भले ही आपका पैसे के अभाव में, चूँकि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, पढ़ाई बाधित हुई। आपने कोशिश किया कि मेडिकल लाइन से ही कुछ कोर्सेज करें, लेकिन उसमें भी आप सफल नहीं हो पाए। बावजूद इसके आज तक इस क्षेत्र में बने हुए हैं, और तब से अब तक आप रुके नहीं, बल्कि जिस समय आपने बी फार्मा करना छोड़ा उस समय जो आपकी स्थिति थी इस क्षेत्र में, आज उससे काफ़ी बेहतर है और अच्छी जगह पर हैं। आज के डेट में आपकी लगन और मेहनत के वजह से आपने जो अपना स्थिति कायम किया है, फाइनेंशियली आपने जो मजबूती बनाई है, तो यहाँ तक सफ़र तय करने में आपने कौन-कौन सा मोड़ देखा, और किन-किन चिकित्सकों ने, चूँकि आप चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो लाज़मी सी बात है कि चिकित्सकों ने ही मदद किया होगा, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने ही आपको मदद किया होगा। तो किस प्रकार आप अभी जहाँ भी हैं वहाँ तक पहुँचे, और किन-किन लोगों ने आपको मदद किया? किन लोगों ने आपको मार्गदर्शन दिया यहाँ तक आने के लिए कि इस प्रकार आप इन क्षेत्र में यहाँ तक पहुँच पाए? देखिए, आज के डेट में बोला जाता है ना कि एक सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है आज के डेट में, इस डिजिटल युग में। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अनुभव करेंगे उस चीज़ को तो मिलेगा। जहाँ-जहाँ मैंने फेल हुआ, मेरे सबसे पहले प्रेरणादायक मेरे दोस्त लोग रहे। अब जो दोस्त लोग हैं वो समझ जाएँगे कि मेरा प्रेरणादायक कौन रहा है। जब कभी मुश्किल होता था तो हम लोग साथ में बैठते थे। तो दोस्ती तो ऐसे कॉलेज लाइफ में भी दोस्ती हुआ है, कॉलेज लाइफ में हुआ है, और आपका जब आप मेडिकल फील्ड में आए हैं तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले हैं। जीवन में दोस्त भी 2-3 तरह के मैंने देखा है। एक ऐसे दोस्त भी हैं मेरे जीवन में कि जो सिर्फ मेरे साथ हैं लेकिन सोच रहे हैं अपने बारे में। अनुभव करिए, जो है मेरे साथ लेकिन सोच रहे हैं अपने बारे में। लेकिन ऐसे भी कुछ दोस्त हैं, है दूसरे साथ में लेकिन सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो उस चीज़ों को आज के डेट में अनुभव करना कि कौन मेरे लिए दोस्त सबसे, मतलब एक तरह से बोला जाता है कि कोहिनूर, वो छाँटना आज के डिजिटल युग में बहुत मुश्किल है। चूँकि दोस्त, कहावत है ना कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात है। दोस्ती बहुत होता है, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो प्रेरणादायक होते हैं, हौसला अफ़ज़ाई करने वाले होते हैं, हर मोड़ पे खड़ा होकर के मदद करने वाले होते हैं। तो ऐसे दोस्त को जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के डेट ठीक में है, ऐसे लेकिन दोस्त ऐसा मिलना भी मुश्किल है। तो हम लोग स्टेप बाय बढ़ते हैं आगे। ये दोस्तों के वजह से ही मैंने लगा कि जीवन हर मोड़ पे फेल हो जाने के कंडीशन में था। इस कंडीशन में कि मुझे बी फार्मा के दरमियान जो मैंने पैसे के अभाव में मैंने जो फेस किया प्रॉब्लम, आप समझ सकते हैं कि जो
स्कूल से बच्चा कॉलेज से अगर निकल रहा है और घर तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ यही सोच रहा है कि हमें 60,000 और 1,20,000 और 1,80,000 कहाँ से देना है, कहाँ से देना? तो समझिए कि वो बच्चा घर में आकर के क्या स्टडी करेगा, क्या पढ़ेगा, और क्या पढ़ करके वो फिर से दोबारा कॉलेज में जाकर के उसको बताएगा, या फिर वहां पे जो असाइनमेंट है या जो कैसे मेंटेन कर पाएगा। वो तो है, लेकिन उसके अलावा अब जब दोस्तों के साथ आते थे तो दोस्त लोग बहुत हौसला अफजाई किए कि नहीं बढ़ो, छोड़ना बहादुरी नहीं है, आप बढ़ो आगे, जो होगा मुश्किलात देखा जाएगा। कुछ डॉक्टर भी हैं इसमें जो आज इस मकाम तक पहुंचाए हैं, डॉक्टर का भी हाथ है, जिन्होंने जिनको हमने अपना जीवन वृत्तांत तो नहीं बताया है, अपनी जीवनी तो नहीं बताया कि हमने जीरो बैकग्राउंड से आया है, बट आज के डेट में ऐसा होता है कि कुछ चीजें बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है कि अगर आप कोई काम को सच्चे मन से कर रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो बंदा ढूंढ लेगा आपको। एक तरह से गॉड गिफ्टेड होता है उसको। जैसे आप किसी को हमेशा मदद कर रहे हैं, आप हमेशा बढ़ रहे हैं आगे, सोच रहे हैं आगे की ओर, तो कोई ना कोई तो बंदा मिलेगा जो आपको ढूंढेगा कि नहीं, अगला बंदा में ये काबिलियत है जो हमारे साथ परफेक्ट रहेगा और आगे भी बढ़ सकता है फ्यूचर के लिए। तो वैसे करके मुझे एक डॉक्टर हैं जो मुझे, जब हमने बी फार्मा कर रहा था उस समय से ही हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा खर्च दिए थे। अच्छा। जैसे हम जिनके साथ डॉक्टर के साथ काम किए हैं, उन्होंने 2014 या 15 में जब उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात तो 13 में ही हुआ था उनसे, 2014 में जब मुलाकात हुई थी तो हमसे बोले कि बाबू से एक काम करो कि तुम अपना कुछ खर्च के लिए हमें एक आइडिया बता दो ताकि हम तुम्हें कुछ खर्च अपना दे सके और तुम अपना आराम से मेंटेनेंस कर सकोगे। तो हम उनके साथ काम करते थे तो वो स्टार्टिंग मतलब महीने का 3,000-2,000 रुपया एक्स्ट्रा, जब उनका महीने का ये जब होता था तो हमें खुद बोलते थे और बोल करके आकर के हमें पैसा दे देते थे और बोलते थे कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है तुमको, हम तुम्हें अच्छे से सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने बहुत मदद किया। अगर आज हर चीज में मेडिकल फील्ड में, अगर मतलब एक तरह से कहा जाए कि मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस नहीं किया हूँ, मैं एक तरह से एज ए मतलब टेक्नीशियन की तरह काम किया, असिस्टेंट के तौर पे काम किया, लेकिन वो सारे गुण उनसे एब्जॉर्ब किया, वो सारे गुण उनसे लिया जो आज के डेट में जो नीट क्वालिफाई करके मेडिकल की पढ़ाई करके आज काफी दिनों तक ट्रेनिंग ले रहे हैं उस चीज को सीखने के लिए जो हमने सीखा है। क्योंकि वो चीजें जानकारी लेना, वो सिर्फ जो एमबीबीएस पढ़ करके आ रहे हैं वही लोग वो जानकारी को ले सकते हैं और समझ सकते हैं। उन डॉक्टर का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है उस चीज को परिवर्तन करने के लिए, जीरो से हमें सिखाएं। जो मेडिकल फील्ड में मैंने 7वां क्लास से लेकर के जो मैंने बी फार्मा तक के जो सीखा था, यानी 4-5 सालों में जो सीखा था, 6 सालों में, वो समझिए कि जीरो था, वो जीरो भी था और उसको बेस भी बोला जा सकता है कि उस बेस के माध्यम से ही, उस बेस के माध्यम से ही आगे कदम रखे हमने आगे, ताकि हम आगे बढ़ सके। और जब उन डॉक्टर के पास गए जो मेरे सीनियर, एक तरह से गुरु जी हैं, सीनियर जो डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से ही फिर मैंने वहां से शुरुआत किया। और जब वहां से शुरुआत किया तो मेडिकल फील्ड एक तो अनंत है, बिल्कुल अनंत, इसमें कहा नहीं जा सकता है। साइंस एक मेडिकल क्षेत्र में ऐसा चीज है कि आप इसको ब्रह्मांड की तरह देख सकते हैं, डिपार्टमेंटल वाइज ये अनंत है। एक आदमी को मेडिकल सिस्टम पूरा जानना, मेडिकल के बारे में जानना, हमें नहीं लगता पॉसिबल है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, क्योंकि डेली इसमें रिसर्च हो रहे हैं, नए-नए चीज आ रहे हैं। इसे डिपार्टमेंट है, इसमें कोई मेडिसिन डिपार्टमेंट में घुसिएगा तो लाखों लाख मेडिसिन रिसर्च हुए हैं, उसके बारे में जानकारी लेना है। आप पार्ट ऑफ बॉडी के बारे में भी जा रहे हैं तो पार्ट ऑफ बॉडी में भी आपको डिपार्टमेंट है, ईएनटी डिपार्टमेंट अलग है, ईएनटी में नाक, कान, गला, आंख सब आ जाएगा। स्किन डिपार्टमेंट अलग है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट अलग है, न्यूरो डिपार्टमेंट अलग है ना। तो ये डिपार्टमेंट वाइज अगर आप जाते हैं, कोई किडनी के डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, कोई यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है, तो
हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, और एक डिपार्टमेंट को पढ़ाई करने के लिए स्पेशली एमबीबीएस उसके लिए करना पड़ता है, बिल्कुल। स्पेशली उसका स्पेशलाइजेशन एमएस का या एमडी का एमडी डिग्री का लेना लेना पड़ता है। पड़ता है। तो अब एक आदमी को ये सारी जानकारी लेना असंभव है। बिल्कुल। तो हमारे कहने का मतलब है कि वहां पे रह करके वो चीजें मैंने हासिल किया है हम्म, कि जो एक पढ़े लिखे जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो ट्रेनिंग लाखों के रुपए दरमियान वो खर्च लाखों करते रुपए हैं। खर्च करके उसको सीखते हैं, सीखते हैं। वो चीजों को मैंने ट्रेनिंग लिया है, सीखा है उसको हम्म, शुरुआत से, हम्म, कैसे मेडिकल चीजों में शुरुआती दौर से लेकर आखिरी दौर तक जो भी प्रोसीजर होता है हम्म, उस चीज को मैंने किया है। हम्म, तकरीबन काफी दिनों तक मैं उस चीज में रहा हूँ, अभी हूँ भी। हम्म, तकरीबन 10 साल तो मुझे वहीं हो गया, हम्म, 9 या 10 साल। अच्छा। और उसके बाद उससे पहले हम्म, मतलब 7वां क्लास से जब स्टार्ट किए थे उसमें 4-5 साल उधर जो गुजरा था, हम्म, यानी कुल मिलाकर आज 16 से 17 साल मुझे इस फील्ड में है, हो अच्छा। गया। इस उम्र में भी 17 साल से हम काम कर रहे हैं। मतलब अब तक का जितना आपने जिंदगी जिया, जी उसका आधा जिंदगी इसी क्षेत्र में मेडिकल आपने फील्ड में। गुजार दिया। हाँ। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके जीवन में हम्म, जो भी दोस्त रहे, जो आपको इस मुकाम तक आने में मदद किया, चाहे जिस रूप में किया हो। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आपका शिक्षक थे, जिन्होंने गुप्त रूप से आपको पढ़ाई में मदद मदद किया, किया, आर्थिक रूप से पैसा भी दिया। हाँ। प्रेरणा भी देते रहे, मार्गदर्शन भी करते रहे। आपको जो 7वां क्लास में जब आप थे और आप दिन का आधा समय विद्यालय में बिताते थे, फिर आप उनके क्लिनिक पर जाते थे और हाँ, आपको उन्होंने रखा। सुबह 6 बजे से घर से निकलते थे हुँ, और रात में 8 बजे जाते थे। जाते थे। हम उसमें एक पॉइंट दे रहे हैं, हुँ, उसमें एक कहानी था, उसमें हुँ, मैं नाम नहीं लूंगा। हुँ, तो उसमें क्या हुआ था कि जब सुबह एक पापा का एक साइकिल था, हुँ, जो बहुत पुराना पहले कंपनी का प्रचलित कंपनी था, क्या नाम था उसका, हरकुलस। हुँ, तो शायद मेरे पिताजी को जो भी मतलब मिला होगा, जहाँ दहेज में है या जो भी चीज है आज के डेट में तो वही चीज होता है, हुँ, हुँ, साइकिल मिला हुआ था या पिताजी शायद कहीं से खरीदे थे, हमें वो जानकारी नहीं है। हुँ, बट पिताजी साइकिल वो लिए थे, उस हुँ, साइकिल को पिताजी खुद ही 10 साल हुँ, यूज किए, अच्छा। 10 साल पापा यूज किए। हुँ, और उसी साइकिल को रिपेयर करके हुँ, हुँ, हमने भी 7 से 8 साल यूज किया यूज़ है। किया, अच्छा। क्यों? क्योंकि सुबह हम 5 बजे या 4 बजे उठते थे, हुँ, अपना नहा धोवा करके तैयार होते थे, हुँ, हमें कोचिंग जाना होता था औरंगाबाद। हुँ, अब सोचिए कि हमारे घर से औरंगाबाद की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर, हुँ, और 10 किलोमीटर आपको साइकिल से सुबह उठ करके जाना है, और वहां 3 घंटे आपको कोचिंग में समय देना है। हुँ, 3 घंटे कोचिंग में पढ़ने के बाद में फिर दोबारा वहां से साइकिल लेकर फिर 10 किलोमीटर वापस रिटर्निंग आना है, हुँ, और उसी साइकिल से फिर आपको घर जाना है। घर जाना। और उसके बाद आपको खाना खाना है। बिल्कुल। उसमें चाहे जो भी टाइम रहा हो, 12 बजे हो चाहे 1 बज रहा हो, उस समय पहला मेरा भोजन होता था। क्योंकि अच्छा, 5 बजे 4 बजे भोजन बनना घर में मुश्किल है। मुश्किल है। तो उस चीज को मैंने फैमिली पे फोर्सली प्रेशर नहीं दिया कि हमें 5 बजे भोजन चाहिए या टिफिन चाहिए या लंच चाहिए। हुँ, सुबह के गांव देहात में यही लोग होता है कि सुबह उठते हैं, अपना जो भी फ्रेश होना है, ट्यूशन कोचिंग जाना, अपना चाय वगैरह या बिस्किट वगैरह खा करके अपना निकल जाते निकल थे। जाते हैं। हमने भी वही किया था। हुँ, बहुत हद तक कोशिश किया कि चाय बिस्कुट या चना वगैरह जो खा करके निकल जाते थे घर से। हुँ, उसके बाद कोचिंग 3 घंटा वहां, फिर घर, फिर खाना खाने के बाद में फिर आपको हॉस्पिटल, अच्छा। हॉस्पिटल जा करके आपको दिन भर वहां बिताना है। हुँ, लेकिन मायूस जब हो जाता था मन कि दिन भर काम करने के बाद में भी हुँ, 10 रुपये आपको इनकम नहीं हुआ है। हुँ, हर दिन आप मेहनत कर रहे हैं, साइकिल चला के 10 दुना 20 किलोमीटर, फिर आप वो रिटर्निंग हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर वहां पे दिन भर काम करने के बाद में आपको 10 रुपया का इनकम नहीं हुआ नहीं है। हुआ। अगर इनकम हुआ है हुँ, तो एक समोसा खाने के लिए भी आप इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई 10 रुपया दे देगा तो हम हुँ, समोसा खा लेंगे, ताकि हम तो खाना तो एक ही टाइम खाए हैं। हुँ, अब गर्मी दोपहरिया का समय है, लहर का समय है, आप कैसे उसको झेल सकते हैं? बिल्कुल। तो वो चीजें अंदर से तोड़ देता था, और उस चीज को फिर रिटर्निंग वहीं ले जाता था यही सब चीज़ कि प्रेरणादायक होती हाँ, है। कि जब 10 रुपया नहीं मिलता था समोसा के लिए, हुँ, तो उसके बाद क्या होता था कि मन में मतलब ये होता था कि क्या हम मतलब कर रहे हैं कि हमें 10 रुपए के लिए भी नसीब नहीं है आज के डेट में। लेकिन मैं उस चीज को नहीं छोड़ रहा था। मेडिकल लाइन जो प्रेरणा मिली थी माँ की बीमारी की वजह से, हुँ, उस चीज को हम नहीं छोड़ रहे थे। हमारा दिमाग में, दिल में एकदम बैठ प्रण था चुका कि था। हमें नहीं छोड़ना है। हुँ, हुँ, चाहे उसके लिए चाहे जितना भी मुझे समस्या झेलना पड़ेगा, हुँ, हम उस चीज को झेलेंगे। हुँ, हुँ, घर में जब हॉस्पिटल जाते तब दिन भर काम करना है,
हॉस्पिटल में अगर समय मिला, कॉपी किताब खोल करके वहीं पे बैठ जाना है और कॉपी किताब खोल करके जो भी आपका होमवर्क कंप्लीट करना है वो हॉस्पिटल में ही हो जाता था। सीखने के दरमियान है, उधर पेशेंट मान लीजिए कोई का सलाइन चल रहा है या इंजेक्शन वगैरह देना, तो बीच बीच में आप करते रहिए और बीच में बैठ करके अपना चेयर लगा करके पढ़ते रहिए। चूंकि वो डॉक्टर साहब की तरफ से परमिशन था कि तुम पढ़ो, अब तुम कॉपी किताब लेकर के यहीं पढ़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसमें हम लोग को याद है कि हमें लालटेन का समय था, हम लोग जब हमारे डॉक्टर साहब क्लिनिक छोड़ करके चले जाते थे तो लाल लैंप जला करके शीशा वाला साफ करके लैंप, और फिर हम लोग टेबल पे बैठ जाते थे और जब तक मन करता था पढ़ते थे और फिर वहां से पढ़ करके जब हो जाता था पढ़ाई किए हुए तब वहां से 8 बजे 9 बजे रात में हम घर जाते थे वापस, क्लिनिक डाउन करके सेटअप, उसके बाद ही घर जाते थे। चलिए, बहुत संघर्षशील रहा आपका जीवन, संघर्ष से भरा रहा आपका जीवन। अभी आप आपका जो करियर है वो किस मुकाम पर है? आप क्या-क्या अभी कर रहे हैं? कौन-सा काम कर रहे हैं? आपका अर्थोपार्जन का कौन-कौन सा साधन है? देखिए, अभी तो फिलहाल हम यहाँ पे बैठे हैं तो अपना मेडिकल फील्ड के बारे में ही बता रहे हैं और मेरा जर्नी तो मेडिकल फील्ड में ही रहा है। और मेडिकल फील्ड में जैसे जीविकोपार्जन तो एक अलग चीज हो गया, लेकिन हमारा शुरू से मिशन रहा है कि मेडिकल फील्ड में एक हेल्पफुल पर्सन बन करके लोगों को मदद करना है, चाहे वो माध्यम चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, लोगों को मदद करना है। अगर हमारे मन में है कि लोगों को मदद करना है, अगर हमारे मन में है कि हमारे माताजी जैसा बीमारी किसी को हो और वो उस समस्या को झेल रहा है, तो वो चीज हम नहीं देख सकते हैं। उसमें एक बीच कड़ी हम जोड़ दे रहे हैं। जब हम बड़े अस्पताल में जब गए, पहला तो मैंने क्लिनिक से शुरुआत किया था, फिर एक मल्टी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल में फिर ज्वाइन किया, फिर वहां से फिर सुपर स्पेशलिटी में गया। तो वहां पे एक चीज अनुभव किया और देखे लोगों के पास कि पैसे के अभाव में बहुत ऐसे लोग आते हैं, गरीब आदमी, कि जिनका मतलब खाने का ठीक नहीं है और अपने इलाज के लिए वहां पे पहुंचे हैं। कपड़े का स्थिति देख करके, रहन सहन देख करके ऐसा महसूस होता था कि ये बहुत ही मतलब निचले स्तर के गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं, ताकि उनका घर में क्या स्थिति हो तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सामने जो स्थिति देख रहे हैं वो चीजें बहुत मतलब डरावना था, अनुभव होता था। चूंकि उस चीज को मैंने फील किया है, एक गरीबी क्या होता है उस चीज को मैंने फील किया है, झेला है शुरू से। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज आते थे मेरे पास, तो मुझे देख करके मतलब अंदर से हृदय कांप जाता था। और मेरे जो सीनियर डॉक्टर थे या जो भी मेरे गार्जियन हैं या जो भी जैसे भी बोल सकते हैं, मालिक बोल सकते हैं, उनसे हमने पर्सनली रिक्वेस्ट करता था कि सर फलाने मरीज को आप इतना पैसा कम कर दीजिए सर, उनके पास पैसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग आते थे कि हमारे सामने बोलते थे कि सर जैसे मान के बिल बना है 10,000 रुपये का, तो सर मेरे पास पैसा नहीं है, 2-3 हजार रुपये लेके छोड़ दीजिए। मैंने 2-3 हजार रुपये लेकर के छोड़ने के लिए बोल देता था, और हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो छोड़ भी देते थे, जाने भी देते थे। वो एक तरह से वो भी भगवान ही एक तरह से है, ताकि हमारे नजर के सामने हजारों हजार मरीजों को उन्होंने ऐसे ही जाने दिया है। मतलब जैसा ऐसा नहीं है कि आप इलाज करा लिए हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो एक बंधन में हो गए हैं, आप ऐसा नहीं है। वो खुद ही डॉक्टर साहब एक तरह से मतलब इतना मतलब ऑनेस्ट हैं, इतना अच्छे हैं कि हम उनकी जीवन के बारे में बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना ऑनेस्ट है कि वो जिनके बारे में, गरीब आदमी के बारे में रखा जाता था बात, उनको खुद ही वो छोड़ देते थे पैसा। और भाई पढ़े लिखे हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े लेवल के डॉक्टर हैं, एमएस हैं, तो उस चीज को उनको भी अनुभव होता था कि अगला आदमी गरीब है, जाने दीजिए इसको, इलाज करा करके चले जाते थे और कोई 1% भी उनको दिक्कत नहीं होता था और वो गरीब मरीजों को मदद करते थे। तो एक तरह से एक तालमेल हम लोग को दोनों को अच्छा बनता था कि डॉक्टर साहब के मतलब जो हमारे सीनियर हैं उनको हमने बोलते थे कि आप सर इनको इतना छोड़ दीजिए, या फिर कोई ऐसे भी मरीज होते थे कि बोलते थे कि सर हमारे पास इतना कम पैसा है, आप इतना में कर दीजिए। वो भी एग्री हो जाते थे सर कि नहीं ठीक है सर, आप इतना पैसा है ना, चलो इतना में ही कर देंगे तुम्हारा। आज के डेट में वैसा हॉस्पिटल नहीं है कहीं, आज के डेट में वैसा लोग नहीं है कहीं, वैसा डॉक्टर नहीं है कहीं जो आज के डेट में ये कह सके कि चलिए आपके पास इतना कम पैसा है तो हम इतने में ही कर देंगे, आपका इलाज होना चाहिए, पैसा कोई मायने नहीं रखता है। और आज भी वही कर रहे हैं सर, और उस चीज को आज भी हम देख भी रहे हैं।
तो हमारे हाथ से जितने गरीब लोग आते थे, या जो भी, एक्चुअली हम बता दें कि हम यहाँ से आउट ऑफ स्टेट, मतलब हम बिहार छोड़ के यूपी में ही जॉब फिर पकड़ लिए थे, वहां पे काम कर रहे थे। अच्छा। तो उसमें बिहार से जो लोग मरीज जाते थे, बिहार से मतलब जैसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, डेहरी, सासाराम, औरंगाबाद, गया, या बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से जो पहुंचते थे यूपी में, वाराणसी में, तो वहां पे अधिकतर गरीब लोग पहुंचते थे, और वैसे लोग पहुंचते थे कि जो यहाँ के जो लोकल स्तर के जो डॉक्टर हैं वो उनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, या फिर उनका उस मतलब सुविधा का अभाव है ना, वो फैसिलिटी नहीं दे सकते उस मरीज को। तो वो उसके लिए बड़े फैसिलिटी के लिए वो लोग बाहर अस्पताल जाते थे, बड़े अस्पताल जाते थे। तो बड़े अस्पताल में जाने के बाद में पैसा का अभाव हो जाएगा, वो छोटा अस्पताल तो है नहीं, गरीब लोगों के लिए तो है नहीं उस तरह का मेंटेनेंस कर पाएंगे। जिनका खाने का ठीक नहीं है वो बड़े बड़े अस्पतालों का फीस कहाँ से दे पाएंगे। सरकारी अस्पताल में इसलिए नहीं जाते थे कि वाराणसी में पूरे पूर्वांचल से लेकर बिहार तक का सारे मरीज एक जगह जा रहे हैं, तो छोटे छोटे मरीज जिनको जानकारी नहीं है उस क्षेत्र में, या वहां पे जानकारी नहीं है कि सरकारी में बीएचयू है वहां पे, तो कैसे इलाज वहां पे कराएं, कहाँ पे जाएं, नहीं बहुत बड़ी है, और वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है तो कैसे जाएं नहीं जाएं, वो दौड़ धूप करने में सरकारी अस्पतालों में समय बीत जाता था। तो उन लोग तंग आकर के प्राइवेट अस्पतालों में आ जाते थे कि चलिए कम पैसे में या ज्यादा पैसे में जो भी है एक बार समझ लेते हैं, अगर पॉसिबिलिटी होगा तो हम इलाज कराएंगे, नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। तो लोग बहुत गरीब ऐसे लोग होते थे जो आते थे, और कम पैसे में भी लोग इलाज करा करके चले जाते थे, आज भी करा करके जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद है उनका, इसी तरह से वे गरीबों का सेवा करते रहें, और आपके जीवन में जो लोग भी मिले, हालांकि कठिनाई से भरा रहा, लेकिन रास्ता भी आपको मिलते चला गया, लोग भी वैसे मिलते रहें। हाँ। इसीलिए कहावत है कि जब ईश्वर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा हाँ, खोल के रखता है। जब आपके मन में है कि हमें आगे जाना है, हाँ, तो चाहे लाख दरवाजा बंद हो जाए, हाँ, लेकिन अगर अब आपके प्रण है कि हमारे दिमाग में आपके है कि जाना ही जाना है। हमारे एक उसमें बीच में छोड़ दिए थे कड़ी, कुछ हमने मोटिवेशनल लोगों को मैंने सुनता हूं, तो मैंने ये बोलते हैं कि जो चीजें अगर आप मन में कह रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ भी मन में सोच लीजिए, आप कहिए कि हमको ये चीजें चाहिए, तो नहीं मिलेगा। आपको कब मिलेगा? आपको वो चीज हर हाल में चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तब आपको मिलेगा। चलिए, तो जब आप उसको प्रेरणा बना लेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्रेरणा में बना लेंगे, आप दिमाग में ठान लेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगा। आप बस उस कदम पे बढ़िए और चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने के लिए। आप अपना पूरा जीवन वृतांत ही ऑन स्क्रीन आपने बताने का हिम्मत किया, आप शुक्रगुजार हैं हम, क्योंकि अपनी पूरी बातें जो भी जीवन में झेला है कोई व्यक्ति, वह ऑन स्क्रीन तो छोड़िए, अपने नज़दीकी से नज़दीकी व्यक्ति को भी शेयर करने से कतराता है, और आपने ऑन स्क्रीन बताया इन सारी चीज़ों को, और जो भी आपके जीवन में मददगार रहें, जिन्होंने आपको मदद किया यहाँ तक पहुँचने में, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप एट लास्ट इस चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को यह बताते चलें कि इतनी कठिनाई आपने झेला, मेडिकल के क्षेत्र में आपने लगभग अपने जीवन का आधा उम्र बिता दिया, अभी आप क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस व्यवसाय क्या है, ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ, इतने कठिनाइयों से भरा इनका जीवन रहा, जो इन्होंने वृतांत सुनाया, और जितना इन्होंने संघर्ष किया तो आखिर मुकाम इन्होंने क्या हासिल किया है, इस ओहदे पर अभी क्या कुछ इन्होंने पाया है। जैसे अभी इतना मुश्किल हालात से गुजरने के बाद भी फिलहाल तो इसको, जैसे एक मेरा यहाँ पे बोले थे कि दवा के अभाव की वजह से आप वहीं फिर रिटर्निंग जाइए, कि दवा के अभाव के वजह से मेरी माता जी का जो ये स्थिति हुआ था, वहां से जो प्रेरणा मिला, उसको लिए मैंने मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए बी फार्मा का ये किया, लेकिन वहां भी बाधा हुआ। लेकिन उसके बाद भी हमारा दिमाग में टारगेट था कि बी फार्मा करेंगे तो हम एक अच्छा मेडिकल स्टोर खोलेंगे, दवा का दुकान खोलेंगे, ताकि जो गरीब लोग आते हैं उनको कम पैसे में डिस्काउंट में दवा मिल सके। तो उसके लिए भी बाधा हुआ, क्योंकि उसके लिए एक ऑन रिटेल काउंटर खोलने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ता है। लाइसेंस के लिए डिग्री चाहिए डिग्री चाहिए। आज के डेट में।
तो वहां तो बाधा हुआ, रुका। उसके बाद भी मैंने नहीं रुका, हमने कोई दूसरा ऑप्शन खोजा। उसके बाद हमने फिर मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस बनाया, और मेडिकल एजेंसी लाइसेंस बनाने के बाद में आज अंबा में है, ये श्री बालाजी मेडिकल एजेंसी के नाम से है। अच्छा। और यहाँ पे ऐसे तो हम लोग का अलाउ है होलसेल रेट में ही बेचने का, लेकिन बहुत ऐसे गरीब लोग आते हैं जो मदद मांगते हैं, और हम एक इंसान होने के नाते हम लोगों को मदद करते भी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इसके मदद आप बाद करते हैं। अब ये मेडिकल हो गया मेरा यहाँ पे, मेडिकल एजेंसी अंबा में। उसके बाद मेरा एम्बुलेंस सर्विस भी बालाजी एम्बुलेंस सर्विस के नाम से चलता है। अच्छा। हम उसके अगले ये भाग में बताएंगे। उस एम्बुलेंस सर्विस में हमारा भी एक अलग मिशन है। उस एम्बुलेंस सर्विस में हमारा ये मिशन है, चाहे जो भी आपके व्यूअर देख रहे होंगे, हम उन लोगों से कृपया एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारा जो अगला मतलब जो आने वाला चीज एपिसोड होगा उसको आप जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। आपको उस चीज से अनुभव होगा और बहुत कुछ सीखने के भी मिलेगा कि एक व्यक्ति जो हमेशा स्टेप बाय स्टेप फेल होता है और कैसे उठ करके आगे बढ़ता है और कैसे चलता है और कैसे अपने आप को खड़ा करता है, वो चीज बहुत गहराई से मैं बताऊंगा उस चीजों के, क्योंकि वो चीजें जो आज के डेट में मैंने जो कर रहे हैं और जो देखेंगे आपके व्यूअर, तो जरूर अपने आप से अंतरात्मा से हिल जाएंगे कि जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो आने वाले दिनों में मतलब लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगा। मैं उस चीज को मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, अगले भाग में बताऊंगा। अपने व्यूअर से मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ करीब जरूर से जरूर देखें, ताकि उनको महसूस होगा कि जो हम करने वाले हैं, जो कर रहे हैं, शायद वो चीजें उनके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि मेडिकल फील्ड से हम हैं इसलिए, और प्रेरणा मेरी माता जी है। प्रेरणा वहां है जहां से दवा का अभाव हुआ है, तो वो चीजें से अनुभव रिलेटेड मैं काम कर रहा हूँ और उस चीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और विस्तार से मैं बताऊंगा कि मेडिकल क्षेत्र में और भी मैंने क्या क्या कदम रखे हैं और क्या करने वाले हैं। ठीक है ना? तो उसमें मेडिकल क्षेत्र में आने के लिए हमारा तो ये पहला ये हो गया मेडिकल एजेंसी। हमें एक दवा का कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है, लेकना हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है मेरी। आप गूगल पे जाएंगे तो आज सर्च भी करेंगे, वहां भी मैंने फेल किया है। अच्छा। जैसे कुछ पैसा मैंने जो कमाया, हमने सोचा कि मेडिकल क्षेत्र में उसको दवा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करें और लोगों को मदद कर सके। हमारा मिशन यही था कि जो आज के डेट में जो जेनरिक मेडिसिन भारत में आ रहा है या बिहार में या कहीं भी आ रहे हैं, तो एक तरह से जेनरिक मेडिसिन वो ला करके मतलब भारत में लाएं और वो जेनरिक मेडिसिन उन गरीबों तक पहुंचाया जाए जिनको पैसे की अभाव है, और वो जेनरिक मेडिसिन 100% वर्क करते हैं, काम करते हैं। आज भी जेनरिक मेडिसिन मार्केट में बिक रहा है, लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं कि नहीं वो काम नहीं करेगा दवा। नहीं, जेनरिक 100% काम करता है। इसको भारत सरकार भी अलाउ किया है आज के डेट में कि जो प्रेस्क्रिप्शन बेस जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एमबीबीएस लोग हैं, एमएस लोग हैं, वो भी जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, और ताकि गरीब लोगों को मदद मिल सके इससे। क्योंकि आज भी हमारे मेडिकल क्षेत्र में जो गरीब लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिल पा रहा है पैसे के अभाव में। सरकार बहुत मदद भी कर रही है मेडिकल क्षेत्र में। तो हमारा यही मिशन था कि हम उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब में दवा कंपनी के माध्यम से जेनरिक मेडिसिन लाएं और उन गरीबों तक पहुंचे जहां तक दवा नहीं पहुंच रहा है आज के डेट में। हम उसका मार्केटिंग करेंगे, हम उन गरीब से गरीब क्षेत्र रूरल एरिया तक जाएंगे और वहां लोगों को दवा को प्रोवाइड करेंगे। और हमारा केमिस्ट से यही रिक्वेस्ट है, हम दवा मार्केट में देखिए आज के डेट में कि दवा उसी रेट में बिकता है, उसी मार्केट में बिकता है जो उस पर एमआरपी लिखा होता है, लेकिन एमआरपी आज के डेट में हर मेडिसिन पे हायर एमआरपी डाला हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है कि गरीब आदमी वही मेडिसिन खरीदता है। हमारा मिशन था कि उस जेनरिक मेडिसिन के माध्यम से एक तो कम कॉस्ट लगेगा हमें बनाने में, और दूसरी चीज कि उसकी एमआरपी बहुत कम रहेगी, ताकि वो सच्चे मन से सच्चे एमआरपी मतलब एकदम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत कम खर्च में भी लोगों तक पहुंचा सके। जैसे मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक का दाम है आपको 120 रुपया, उसका कंपनी लागत या कंपनी कॉस्ट मान के चले कि 40 से 50 रुपया। तो अगर हम उसके एमआरपी अगर हम 50 रुपया ही कर दे रहे हैं, 60 रुपया ही कर दे रहे हैं, अगर वो दवा गरीब लोगों तक जाएगा तो वो 60 रुपया ही उसको देना पड़ेगा। ये नहीं कि जो एमआरपी 120 लिखा है उतना देना पड़ेगा, नहीं। हम एमआरपी अगर केवल 60 रुपया रखते हैं तो अगला गरीब आदमी को केवल 60 रुपया ही उस दवा को देना पड़ेगा। लेकिन ये आज के डेट में दवा कंपनी लोग जो क्या कर रहे हैं कि अपने दवा पे
हाई लेवल का एमआरपी चिपका रहे हैं, ताकि खर्च उसका कम है लेकिन वो गरीब तक जाते जाते एमआरपी पे बिकता है। और आज के डेट में दवा के मामले में गरीब लोग बहुत मतलब एक तरह से झेल रहे हैं। इस पे सरकार भी कुछ पहल की है, जन औषधि केंद्र जो जगह जगह पे खोला गया है। भारत सरकार आज जो भी इस सुविधा को दे रही है, बहुत सराहनीय कदम है सरकार का, कि हर जगह जगह पे आज जैसे जिनका बीपी का बीमारी है, शुगर का बीमारी है, हार्ट का बीमारी है, कैंसर का बीमारी है, कैंसर जैसे इलाज दवा आपको जन औषधि केंद्र पे मिल रहा है। बीपी का दवा, शुगर का दवा आधे दाम पे मिल रहे हैं। क्यों? वो दवा भी काम कर रही है और सरकार ओपनली काउंटर खोलकर बेच रही है। तो हम एक प्राइवेट कंपनी हो करके क्यों नहीं हम कम एमआरपी बना करके मार्केट में लोगों को दे सके। हमारा उस मेडिसिन से कमाने का पर्पस नहीं है, हमारा बस पर्पस ये है कि लोगों तक कम पैसे में दवा पहुंचे, दवा मिल सके उनको। दवा वही है। आप एक दवा को ब्रांडेड आप डॉक्टर बना दे रहे हैं और एक दवा डॉक्टर को जेनरिक बना दे रहे हैं। दवा का मॉलिक्यूल सेम है, जेनरिक होता भी है, लेकिन आप उसको हाई लेवल एमआरपी लगा करके आप गरीबों को हाई लेवल का हाई एमआरपी का दवा बेच रहे हैं, तो गरीब का मदद नहीं हो रहा है। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो भी गरीब आदमी है, आप कम से कम या तो शुरुआत करिए जेनरिक मेडिसिन खरीदने का, लेकिन जेनरिक मेडिसिन पे एमआरपी हाई रहता है। आप कोशिश करिए कि जन औषधि केंद्र जाइए, और जन औषधि केंद्र पे भी दवा सस्ता मिलता है, जिनको शुगर का, बीपी का लंबे समय से दवा चल रहा है ना। तो उस क्षेत्र में मेरा कदम है और उस क्षेत्र में भी हम कदम रख रहे हैं, ताकि लोगों को गरीब तक कम एमआरपी में अच्छा दवा पहुंच सके उन लोगों तक। ये दूसरा मिशन है मेरा। तीसरा मिशन है हमारे मेडिकल क्षेत्र में जो एम्बुलेंस सर्विस का। एम्बुलेंस सर्विस में हम आपको बताएंगे कि कैसे लोगों को जान जाता है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते, क्या क्या चीजें होना चाहिए उस क्षेत्र में, क्या क्या सरकार कदम उठा रही है, क्या क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए। आज एम्बुलेंस के क्षेत्र में सरकार भी हम लोगों को मदद कर रही है। सरकार खुद जीपीएस लगा रही है हर एम्बुलेंस को गाड़ी में ट्रैकिंग के लिए, ताकि आपातकाल स्थिति में उन लोगों को ट्रैक भी किया जाए। तो ये 2, 3, 4 जो कदम है मेरा मेडिकल क्षेत्र में, ये सिर्फ गरीबों को मदद के लिए है। ओनली ऑन उन लोगों को मदद के लिए है जो हम जैसे फिर गरीब लोग उस जगह पे पहुंचकर झेल ना सके। हमारा ये पूरा दास्ता उसी से जुड़ा हुआ है, ताकि हम एक सरवाइव कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में उन लोगों तक सुविधा दिया जा सके, चाहे ट्रस्ट के माध्यम से दिया जाए, या फिर मेडिकल क्षेत्र में कदम उठा करके दिया जाए, या एम्बुलेंस क्षेत्र में कदम उठा करके दिया जाए, जैसे भी हो सकता है। हम उस पे एकदम कार्यरत हैं और आने वाले दिनों में उस पे एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर को मैं बताऊंगा कि क्या क्या हमने उसमें कदम रखा है और कहाँ कहाँ तक हमने उसमें काम किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम अब तक समझे कि अभी वर्तमान में आप मेडिकल एजेंसी है आपका अम्बा में जी, जो अम्बा सतबहिनी और अम्बा चौरमुहान के बीच में है, बालाजी मेडिकल एजेंसी। दूसरा आपके पास 2 एम्बुलेंस हैं जी, बालाजी एम्बुलेंस सर्विस के नाम से। तीसरा कि आपका एक अपना खुद का दवा कंपनी है जी, जिसका नाम है लिग्ना हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। और चौथा कि आप बनारस में सेवा दे रहे हैं जी, किसी हॉस्पिटल में। तो अभी वर्तमान में आप अकेला होकर के 4 कार्यों को एक साथ संभाले हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर करके, और हम पुनः आपसे मिलेंगे और भी आपके जीवन से जुड़े हुए जो कड़ी हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि हमारा मोटो है इस चैनल के माध्यम से कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम हर उस पहलू को अपने व्यूअर तक पहुंचाए, ताकि उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस चैनल के माध्यम से मदद मिल सके, और आपने जो अपना जीवन जिया है उस प्रकार कोई जीवन जीने के लिए मजबूर न हो सके। तो हम आपसे मिलते रहेंगे और इसी प्रकार स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। आखिरी में एक बात और कि आपके व्यूअर को मैं बता दूं कि दोस्त कभी हिम्मत मत हारना, है ना। मंजिल कभी भी उन लोगों के लिए नहीं बना है जो लोग अभाव में जीते हैं। मंजिल उन लोगों के लिए बना है जो हमेशा लड़ते हैं और उठते हैं और गिरते हैं और चलते हैं, और वही मंजिल को पहुंचते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअसली गिरते भर में चलते रहते हैं, उठ करके। एक दिन जरूर हासिल होगा मंजिल। आप लगे रहिए। आपके चैनल हकीकत है, हकीकत चैनल के माध्यम से मैं आप सबको मैं बोल रहा हूँ फिर से कि आप मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, आगे बढ़िए, एक दिन जरूर आप कामयाब होइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस हौसला के लिए।